आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और इस शुरुआत अब एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। मुंबई में जहां इंडिया अलायंस की बैठक है वहां इस गठबंधन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुल 13 सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, जेएमएम से हेमंत सोरेन, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, जेडीयू से ललन सिंह, शिवसेना से संजय राउत, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से स्टालिन और समाजवादी पार्टी से जावेद खान, ये इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बनाए गए। सीधा आपको मुंबई लेकर चलते हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस बैठक को कवर कर रही हैं। ये नाम आपने विजय लक्ष्मी भेजे, अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या काम करेगी, इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, मुझे सुन पा रही हैं आप विजय लक्ष्मी? देखिए सौरभ, जहां तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है, कल ही इस पर चर्चा हुई थी इनफॉर्मल मीटिंग में और तमाम राजनीतिक दलों को कहा था कि अपने नुमाइंदे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं उनके नाम सुझाएं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ही आगे की दिशा और दशा इस अलायंस के लिए तय करेगी। जितने भी गंभीर मसले हैं जिन पर चर्चा की ज़रूरत है उन पर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी चर्चा करेगी और फिर कोई फैसला इंडिया अलायंस की तरफ से लिया जाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में अगर आप देखें तो जो तमाम इंडिया अलायंस के प्रमुख दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, इसमें काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या बड़े नेता हैं, अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं। केसी वेणुगोपाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसके अलावा शरद पवार, एमके स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम लोग जो हैं अपनी पार्टियों के कर्ता धर्ता हैं। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, चाहे मुद्दा सीट शेयरिंग का हो, चाहे मुद्दा जॉइंट एजिटेशन का हो, चाहे मुद्दा सोशल मीडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, जितने भी क्रूशल डिसीजन हैं इंडिया अलायंस के, वो इस कमेटी द्वारा लिए जाएंगे। अभी को कन्वीनर्स जो हैं, हालांकि ये सूत्रों से आई हुई खबर है सौरभ, अभी के को कन्वीनर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं और 13 सदस्यीय ये कमेटी ही जो है आगे के फैसले इंडिया अलायंस के लेगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्रूशल फैसले इंडिया अलायंस को लेने हैं 2024 के। मतलब विजय लक्ष्मी, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई हेड नहीं है, कोई किसी एक मेंबर को कन्वीनर, संयोजक या इस कमेटी का हेड, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। देखिए वो चिट्ठी, वो नाम सारे हमने अब स्क्रीन पर आपको दे दिए। जी विजय लक्ष्मी, जा रहे थे बिल्कुल इस तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे थे सौरभ के कोई एक कन्वीनर होगा। हालांकि नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा थी पर उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि वो कन्वीनर नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे में अभी को कन्वीनर्स की ये लिस्ट आई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं उनकी ये लिस्ट आई है। मीटिंग खत्म होने के बाद शायद और स्पष्टता आएगी कि कन्वीनर अपॉइंट ही नहीं किया जाएगा। क्या इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सहारे 2024 की रणनीति इंडिया अलायंस तय करेगा या आगे आने वाली मीटिंग में कन्वीनर पर भी कोई चर्चा इंडिया अलायंस की तरफ से होगी? फिलहाल जो खबर सूत्र दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि ये 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है बनाई गई है। इसके अलावा कुछ सब कमिटीज भी सौरभ बनाई जाएंगी। उसमें सोशल मीडिया की पॉलिसी को लेकर सब कमेटी बनाई जाएगी, जॉइंट एजिटेशन को लेकर के आगे की क्या रणनीति बनाई जाए, कहां पर जॉइंट रैलीज किया जाए, किन मुद्दों पर जॉइंट एजिटेशन किया जाए। अब ये जो नाम सामने आए हैं कमेटी मेंबर के, अब ये भी हम मान रहे हैं विजय लक्ष्मी की जो सीट शेयरिंग की बातें होंगी वो भी यही इसी कमेटी के सदस्यों के बीच में होंगी, यही लोग तय करेंगे। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम जितने मुद्दे हैं सौरभ, ये एक तरीके से मान लीजिए कोर कमेटी है इंडिया अलायंस की और ये कोर कमेटी जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे सीट शेयरिंग का मुद्दा है, चाहे चेयरपर्सन का मुद्दा है, चाहे लोगों का मुद्दा है, चाहे कोई और मुद्दा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब मुद्दों को डिस्कस करने के लिए, कोई भी क्रूशल इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी। क्योंकि कुछ लोग ये भी नेता कह रहे थे कि बार बार अलग राज्यों में जाकर के इस तरह की मीटिंग्स करना समय बेहद ज्यादा कम है। ऐसे में इंडिया अलायंस को अपनी तमाम चीजें, अपनी तमाम एक्टिविटी को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी आपको पूरी लंबी चौड़ी बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ही इंपॉर्टेंट क्रूशल जो मुद्दे हैं उन पर बैठ करके चर्चा कर सकती है और डिसीजन ले सकती है। तो अब जिस तरह से 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की
बात कर रही है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं, जिसकी बात ममता बनर्जी भी कर चुकी है। तो ये बात इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स भी जानते हैं कि उन्हें अब अपने एक्शन को स्पीड अप करने की जरूरत है। ठीक है विजय लक्ष्मी, एक बार जरा जो ये जो लिस्ट है इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की, इस पर और डिटेल में हम बात करें। एक बात तो ये देखिए, इसमें जितने सीनियर नाम दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे बड़े फैसले जो है यही कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी, इसको आप तय मान सकते हैं। लेकिन इसको कोई एक मेंबर हेड नहीं कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई संयोजक या कन्वीनर, कुछ भी आप कह लें, वो ऐसा कोई सदस्य नहीं है। मतलब इन सभी 13 सदस्यों को हर पार्टी की तरफ से एक एक नाम नॉमिनेट कर दिया गया, उनके ऊपर वो अपनी पार्टी की बात कहने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन एक फर्क आपको इसमें दिखाई देगा, फर्क यह है कि कुछ दलों ने अपने शीर्षस्थ लोगों को भेजा, यानी पार्टी हेड्स जो हैं वो इसका हिस्सा बने हैं। कुछ ने अपने डेप्यूटी या नंबर 2 नेता आप कह सकते हैं, या सेकंड रंग के लीडर, उनको इसमें भेजा हुआ है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी इसके अंदर नहीं है, केसी वेणुगोपाल वो इसमें अपनी पार्टी की बात रखेंगे। एनसीपी से लेकिन खुद शरद पवार इसमें मौजूद हैं। डीएमके से खुद मुख्यमंत्री स्टालिन वो इसका हिस्सा हैं। लेकिन आप शिवसेना की बात कीजिए तो उद्धव ठाकरे नहीं है, संजय राउत हैं। ऐसे ही आरजेडी में लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव हैं। टीएमसी से ममता बनर्जी नहीं, उनकी जगह भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो राघव चड्ढा है उनकी जगह पर। यानी अब राघव चड्ढा फैसला, एक कमेटी का मेंबर है। आप सब एक स्थिति को इमेजिन कीजिए, कोई बात चल रही है किसी गंभीर मुद्दे पर, तो राघव चड्ढा क्या फैसला ले पाएंगे? राघव चड्ढा फिर जाएंगे पीछे पूछने के लिए। लेकिन स्टालिन को वो बात करने की जरूरत नहीं, स्टालिन वहीं अपना फैसला ले लेंगे, शरद पवार अपना निर्णय वहीं बता देंगे। ऐसे ही आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को डिप्यूट किया है, अखिलेश यादव नहीं है इसमें। इसके अलावा जेडीयू से लल्लन सिंह हैं, सीपीआई से डी राजा हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं वो हैं जेएमएम से, और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसके मेंबर जो हैं वो हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको बड़ी बात, देवेंद्र आपसे शुरुआत में करता हूं, इस लिस्ट के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है दिखाई दे रही है? तो सबसे बड़ी बात सौरभ वही जिसका आपने इशारा किया कि आमतौर पे जब कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बनती है, तो उसमें आपको एक रैंक के लोग दिखेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फासला दिख रहा है कि आप सोचिए कि शरद पवार वहाँ पर बैठे हों और जावेद खान सामने बैठे हों, और उनके साथ अगर शरद पवार को बातचीत करना, किसी निर्णय पर पहुँचना हो, तो अपने आप में कोई बहुत सहज और रुचिकर चीज़ नहीं कही जा सकती शरद पवार के लिहाज से। लेकिन दूसरी चीज़ मुझे हैरान कर रही है कि कोई ना कोई तो एक कन्वेनर होगा, हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया जाता है कि अगर एक कमेटी, कोई भी कमेटी बनती है, तो उसका कोई चेयरपर्सन या कोई भी नाम आप दे लें, एक व्यक्ति तो ऐसा चाहिए होगा ना जो कि कमेटी को बुलाएगा, आहूत करेगा, उसके नाम पे सारी चीज़ें होंगी, फाइनलाइज किया जाएगा। वो अभी मिसिंग नज़र आ रहा है, उसके लिए इंतजार करना होगा। जी विजय जी, मुझे लगता है कि इसमें सबसे अचरज वाला नाम शरद पवार है, क्योंकि वो सबसे सीनियर लोग हैं, सीनियर मेंबर हैं पूरे सिस्टम के और इंडिया के, और उनको मेंबर के तौर पे इसमें शामिल किया गया है। जो कमेटी की तस्वीर है वो मुझे लगता है वो निटी ग्रिटीज़ के लिए कि काम कैसे कैसे होगा, उसकी तैयारी और उसको सेकेंडरी लेवल पर जो काम करना है वो काम कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। कोऑर्डिनेटर कोई बड़ा नहीं है तो उसका भी, लेकिन फैसला करने के लिए फिर से इनको एक सेकंड राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं है, स्टालिन अपने ऑन द स्पॉट फैसला ले, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, लल्लन सिंह को पूछना पड़ेगा, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश, तो ये सारे जो लोग जिनको डिसाइड करना है वो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है। तो मतलब ये निटी ग्रिटीज के लिए होगा कि एक मोटे तौर पे ये सहमति बनी है, अब इसका अप्रूवल आप दें। एक और बड़ी खबर इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई आ रही है, फिर विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। जी विजय लक्ष्मी। बिल्कुल सौरभ, देखिए इंडिया अलायंस ने अपना रेजोल्यूशन जो है वो अभी रिलीज किया है, और उस रेजोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट जो इंडिया अलायंस ने रखा है सौरभ, वो सीट शेयरिंग का है। और सीट शेयरिंग में उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देंगे, और सीट शेयरिंग जो है वो कंक्लूड की जाएगी जल्द से जल्द। कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक के आधार पर सीट शेयरिंग की जाएगी। तो यानी फॉर्मूला जो है कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक, यानी कुछ पार्टियों को कहीं पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो कुछ पार्टियों को कहीं पर कुछ मिलेगा भी। इस स्पिरिट के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा। और इसके अलावा पूरे देश में एजिटेशन के कार्यक्रम यानी जॉइंट रैलीज जो हैं वो इंडिया पार्टीज के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा की जाएंगी। और इसके अलावा जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत की थीम के साथ ही
कैंपेनिंग में उतरेगा इंडिया अलायंस। और साथ ही आप देखेंगे नीचे किसी पार्टी का नाम नहीं है, नीचे जो रिलीज आई है रेजोल्यूशन उसमें जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, यानी जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की थीम के साथ इंडिया अलायंस, चाहे बात हो कैंपेनिंग की या चाहे बात हो किसी और मुद्दे की, चुनावी मैदान में इसी नारे के साथ आपको इंडिया अलायंस दिखेगा। सीट शेयरिंग पे जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा। जब कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक की बात है तो साफ तौर पर कर दिया गया है कि किसी को कुछ दिया जाएगा तो किसी से कुछ लिया भी जाएगा। और साथ ही जॉइंट रैलीज मुद्दों को चिन्हित करके जल्द जो है इंडिया अलायंस द्वारा शुरू कर दी जाएंगी। हमें बताया गया था कि 2 अक्टूबर को ममता बनर्जी ने यह प्रपोजल दिया था कि राजघाट से एक कैंपेनिंग के लिए या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की वहां से एक घोषणा की जाए और फिर उसके बाद जॉइंट रैलीज जो है वो पूरे देश में इंडिया अलायंस द्वारा शुरू कर दी जाए। तो हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द जॉइंट रैलीज जो हैं इंडिया अलायंस की देश के विभिन्न भागों में आपको होती हुई नजर आएंगी। और स्पिरिट वही है, जीतेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया, इसी स्पिरिट के साथ पूरी कैंपेनिंग इंडिया अलायंस की होने जा रही है। ये बड़ी खबर है विजय लक्ष्मी। देखिए ये रेजोल्यूशन जो है ये पारित किया है इस इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक में। इसमें पहली बात तो खुल एक स्पष्ट की गई है कि सारी पार्टियां मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। और जैसा विजय लक्ष्मी ने आपको बताया, सीट शेयरिंग पर इंडिया अलायंस का कहना है कि हम जल्द से जल्द बात शुरू करेंगे, राज्यों में किस हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। और सीट शेयरिंग के पीछे जो स्पिरिट होगी वो गिव एंड टेक की स्पिरिट होगी। ये जो रेजोल्यूशन है वो ये बता रहा है। तो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की बात होगी, ये इंडिया अलायंस के सारी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं। इसके अलावा ये भी इसमें कहा गया है कि हम अपनी सारी मीडिया स्ट्रैटेजीज और कैंपेन्स को जोड़ेंगे एक साथ। और जो थीम है इसकी वो है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। कल ममता बनर्जी, आपने याद होगा कल या परसों जब वो पहुंची थी मुंबई तो वो इसका नारा भी लगा रही थी। और सितंबर के तीसरे हफ्ते से सभी इसकी रैलियां जो हैं इंडिया अलायंस की वो अलग अलग हिस्सों में देश के वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग की बात कब शुरू होगी, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर के अभी इस तीसरी बैठक में इंडिया अलायंस के इतना ही तय हुआ है कि हम बात करेंगे जल्द से जल्द। लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो एक कह सकते हैं आप एक कॉन्क्रीट स्टेप है आगे की दिशा में कि आपने एक कमेटी का गठन कर दिया है, उसमें बहुत वरिष्ठ मेंबर भी हैं तो वो फैसले ले सकती है। अब यही कमेटी जो है वो सीट शेयरिंग के फैसले करेगी या नहीं ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। ये प्रस्ताव की जो कॉपी है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो 13 मेंबर की कमेटी थी ये तय करेगी कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या इसके लिए कोई सब कमिटीज बनाई जाएंगी। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि बार बार इंडिया अलायंस के अंदर से ये बात आ रही थी कि ये जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है ये राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, राज्य इकाई के ऊपर। मतलब मसलन अगर बिहार के अंदर आपको सीट शेयरिंग की बात करनी है तो वो सीट शेयरिंग में बिहार में जो कांग्रेस की या आरजेडी की, नीतीश कुमार की जो इकाई है, कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई है, वो वहां डील करेगी, वो बताएगी कि हमको कितना सीट मिल रहा है। उसके लिए राष्ट्रीय निर्देश की जो है वो निर्देश तो लिया जाएगा लेकिन निटी-ग्रिटीज में सेंट्रल लीडरशिप उसमें नहीं पड़ेगी। तो इस भावना के तहत क्या पूरे देश में अलग अलग राज्यों के अंदर ऐसे सीट शेयरिंग का मुद्दा हल किया जाएगा और उसमें इस कमेटी का रोल क्या होगा, इस पर हमें बात करनी चाहिए। समीर साहब, देखिए 28 दल इंडिया में शामिल है और 13 कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बना गए। इसका मतलब है कि कई छोटे दलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर। ये एक बड़ी बात है। दूसरा मेरा यह कहना है कि इसके अंदर कई ऐसे दल के लीडर्स शामिल किए गए हैं जो डिसीजन मेकिंग करने के स्टेज में नहीं है। समाजवादी पार्टी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में वह डिसाइड नहीं कर सकते सीटों को लेकर, उन्हें अखिलेश यादव से पूछना पड़ेगा, केशव वेणुगोपाल को खड़गे जी से, राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा, तो मुझे राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल से पूछना पड़ेगा, अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी से पूछना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी सब कमेटी बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, अभी कोर कमेटी भी बनेगी, ये बेसिक काम पूरा करेंगे और उस फाइनल डिसीजन जो होगा वो इसका भी ये इन नामों के बाद भी किसी कोर कमेटी की जरूरत लगती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है फाइनल डिसीजन वो कोर कमेटी करेगी। ये जो प्रपोजल देंगे उसमें फाइनल मोहर कौन लगाएगा? उसमें खड़गे जी बैठेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, उसके अंदर नीतीश कुमार बैठेंगे, उसके अंदर ममता बनर्जी बैठेगी, उसके अंदर हेमंत सोरेन बैठेंगे जो इस कमेटी में भी है। तो मुझे लग रहा है डिसीजन मेकर जो रहेंगे 4 या 6 लोग, वो कोर कमेटी बनेगी और वो इस कमेटी के सुझाव हुए प्रस्ताव पे फाइनल चर्चा करके मुहर लगाएगी और उसके हिसाब से आगे की ये पूरी रणनीति बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि तीसरी बैठक होने के बाद भी 70 दिन बाद ये आज सिर्फ 13 सदस्य कमेटी बना पा रहे हैं। मुझे लग रहा है आज काफी चीजों के साथ आना चाहिए था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा क्या होगा, मैनिफेस्टो हमारा कैसा होगा, इसके लिए ये कमेटी बनेगी। मुझे लग रहा है अभी विपक्ष बहुत स्लो चल रहा है
जिस हिसाब से विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले चुनाव करा सकते हैं, उस हिसाब से उन्हें आज काफी बड़े निर्णय लेने चाहिए थे। अभी तक उस दिशा में विपक्ष सफल नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए इसको एक बार जरा ये जो रेजोल्यूशन है इसको एक बार और बारीकी के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें ये लिखा है कि रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पार्टीज टू जॉइंटली कंटेस्ट द फोर्थकमिंग इलेक्शंस इन द लोकसभा। और इसके आगे लिखा गया है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसकी एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वी द इंडिया पार्टीज मतलब इंडिया अलायंस पार्टीज hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible। ये as far as possible बड़ा विशेष इस बात है, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। जहां तक संभव हो हम मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब ये इसमें तो काफी कुछ आ जाता है ना, ये तो ब्रैकेट के अंदर बहुत कुछ है, जहां तक संभव हो। मैं बता दूं, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो नीतीश कुमार जी ने पटना में दिया था, उसमें ये था कि जो जितनी सीटें जिस पार्टी ने जीती थी और जो नंबर 2 पे रही थी उसको उतनी सीटें दिया जाए। उस स्थिति में देखें तो कांग्रेस को मिलेगी 261 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला इस तरह इतना आसान नहीं है, इसीलिए शायद ये वर्ड यूज किया गया होगा। नहीं, जब वो कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे जहां तक मुमकिन हो, तो भाई इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर हमारा समझौता होना जो है वो बिल्कुल। उसमें पंजाब एक उदाहरण नहीं हो सकता, उसमें पंजाब एक उदाहरण है, उसमें आप बंगाल भी एक उदाहरण के तरह में देखते हैं जहां पे सीपीएम और टीएमसी का शायद ही अलायंस हो पाए। जी, ऐसी जगह कौन सी है जिसके बारे में ये लिखा गया है जहां तक संभव हो? जिक्र किया भावेश ने, वो सारी सीटें हैं, लेकिन 28 दलों को एक साथ स्मूथ सब चीजें हो जाए, ये सोचना भी थोड़ा सा है ना मुनासिब नहीं है बात। लेकिन इसमें मैं समझ रहा था एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि हम साझा उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने कहा एज फार एज पॉसिबल उस पर काम होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो नंबर 2 के लीडर्स को रखेंगे, क्योंकि सारे लीडर यदि टॉप के आ जाएंगे तो फिर जब कन्फ्रंटेशन होता है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? तो फिर सारे नंबर 2 होते, उसमें तो नंबर 1 भी बहुत सारे। इसलिए कुछ लोग आ गए हैं। अब वो हो सकता है शरद पवार जी ने कहा हो कि भाई मैं ही रहूंगा अपनी तरफ से, और जैसे पीडीपी और एनसी है वहां पर उमर अब्दुल्ला है फारूक अब्दुल्ला की जगह, लेकिन वो फर्क पड़ सकता है। लेकिन उससे फायदा है कि एक कन्फ्रंटेशन का जब लेवल आता है किसी डिस्कशन में, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए उससे ऊपर के लोग रहें। और ये भी एक ठीक बात है कि राज्यों के स्तर पर जब सीट शेयरिंग का मसला होगा तो वो भी कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेगा कि राज्यों में तो ताकत से लड़ती है अपनी इकाई कि भाई मुझे ये सीट चाहिए, फिर उसका जो बड़ा लीडर वो कहेगा ठीक है इसको इस तरह से निपटाया जा सकता है। फिर मैं आ रहा हूं इसी पर, जहां तक मुमकिन हो हम मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसमें वो कौन सी जगह है जिसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा अभी इस अलायंस के अंदर? खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और लेफ्ट और टीएमसी दलों में तो निश्चित तौर पर समस्या रहेगी। इसके अलावा कुछ सीटें सौरभ ऐसी हो जाती हैं कि उन राज्यों में भले ही आप गठबंधन के लिए तैयार हों, लेकिन सीट विशेष छोड़ने की स्थिति में नहीं रहते हैं, और वहाँ पर फिर लास्ट में यही होता है कि फ्रेंडली फाइट होती है। ऐसी तस्वीरें पहले भी आपने देखी होगी। लेकिन अगर इस कमेटी की सौरभ बात करें तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कमेटी सीट डिसाइड करेगी या सीट शेयरिंग को लेकर बात करेगी। उदाहरण के तौर पे आप समझें कि जो कमेटी बनी है, मान लीजिए झारखंड में या बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करनी है, उसमें उमर अब्दुल्ला का क्या रोल, महबूबा मुफ्ती का क्या रोल, स्टालिन का उसमें क्या रोल, तमिलनाडु में अगर चर्चा होनी है तो हेमंत सोरेन का उसमें क्या रोल। जाहिर तौर पे ये चीज़ें सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हो सकती। ये सिर्फ इस लिहाज से ये कमेटी है कि आप कैंपेन कैसा होगा, आपकी रैलियां कैसी होंगी, आपके मुद्दे कैसे होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लार्जर इश्यूज देखेंगे। बिल्कुल ये कमेटी सीट डिसाइड करे ऐसी बिल्कुल संभावना नजर नहीं आती। चलिए, लेकिन अभी ये खबर आई है, इस पर आगे भी डिटेल में बात होगी। और अभी तो रिएक्शन आएंगे इंडिया अलायंस से इस रेजोल्यूशन के बाद, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद। अब आगे का रास्ता क्या चुना है इंडिया अलायंस ने और आगे क्या कदम उठाएंगे, इस पर आगे बात करेंगे हम लोग। आप देख रहे थे कहानी कुर्सी की। बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे मेहमानों का। देवेंद्र आपका शुक्रिया, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ थे, भावेश झा हमारे साथ थे, समीर चौहान के साथ। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।